Okay, so in our last class we had discussed like what is we are discussing about this one dimension, right? उससे पहले मैंने तुम्हें यूनिट बता दिया, राइट? यस सर। यूनिट बता दिया, मेजरमेंट भी आई थिंक बता दिया है सर मेजरमेंट मतलब वही कंपैरिजन यूनिट के साथ, ये यूनिट वैल्यू का कितना गुना है, यूनिट कन्वर्शन वाला सर। हाँ सर बताया था ना? ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है मेजरमेंट का चीज है। सपोज डेफिनेशन में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज दो सिटी है, हियर इज सिटी ए एंड हियर इज सिटी बी, सपोज, एंड लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, एंड ये डिस्टेंस का वैल्यू मान लो कि दिया गया है, कुछ एक रैंडम वैल्यू दिया गया, मान लो दिस इज इक्वल टू 4121.36 मीटर, इतना है मान लो इन दोनों के बीच में। या फिर दो सिटी का दो इलेक्ट्रिक खंभा है, उनके बीच में ये डिस्टेंस है। एंड सपोज मैंने तुम्हें मेजरमेंट के लिए दिया, मैंने तुम्हें मेजरमेंट के लिए एक स्केल दिया और उस स्केल का लिस्ट काउंट है, उस स्केल मेजरमेंट का लिस्ट काउंट एक वैल्यू रहता है। लिस्ट काउंट मतलब क्या है? मिनिमम तुम कितना मेजर कर सकती हो उस स्केल से। जैसे हम लोगों का स्केल जो 15 सेंटीमीटर का आता है, उसमें मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है? 1 mm। Am I connected? यस सर। हाँ, तो हमारा जो स्केल रहता है उसमें देखना 1 सेंटीमीटर ऐसे करके रहता है, 1 सेंटीमीटर के बीच में फिर से 1 mm दिखाया गया रहता है। यस सर। राइट, सो इसमें क्या है, हम 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट। सपोज मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया कि एक स्केल दिया जिसका कि लिस्ट काउंट 1 किलोमीटर है, मान लो 1 किलोमीटर लिस्ट काउंट। तो भाई तुम यहाँ पे डी का वैल्यू कितना मेजर करोगे? डी का वैल्यू तुम बताओगे कि सर इसका वैल्यू 4000 मीटर है, यस और नो? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है उसका लिस्ट काउंट। सो 1000 1000 1000 1000 4 बार तुमने मेजर कर लिए, और 5वें बार जब तुम मेजर करने को जा रहे हो, तो मतलब क्या, 1000 यहाँ तक हुआ, 1000 यहाँ तक हुआ, 1000 यहाँ तक हुआ, 1000 यहाँ तक हुआ। सो 5वां वाला 1000 पूरा हुआ गया? नहीं हो पाया। सो 4 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 1000 1000 1000 1000, फिर हल्का सा बच गया, लेकिन वो 1000 मीटर नहीं हो रहा है। सो मतलब क्या बताओगे तुम? सर मैंने जो मेजरमेंट किया वो 4000, मतलब 4 स्केल हुआ, दैट इज 4000 मीटर, और इन एडिशन थोड़ा सा वैल्यू है। सो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ये 4 तक है, यस और नो? यू हैव कॉन्फिडेंस टिल 4, आगे का तुम्हें नहीं पता, वो 1 है 2 है 3 है 4 है, तुम्हें नहीं पता। नाउ सपोज उसका लिस्ट काउंट जो है, उस स्केल का लिस्ट काउंट 100 मीटर है। 100 मीटर है तो फिर तुम मेजर करके क्या बताओगे कि उसका वैल्यू कितना है? 4100 मीटर है बोल के तुम बता पाओगे। सो दैट मींस यू हैव कॉन्फिडेंस टिल 4 में कॉन्फिडेंस है, 1 में कॉन्फिडेंस है, 2 में तुम्हारा फिर भी थोड़ा सा डाउटफुल है, 2 होगा 3 होगा पता नहीं, इजंट इट? राइट, 4 और 1 तक यू आर कंफर्म कि ये 4 है ये 1 है। 2 में क्या है तुम्हारा, 1 2 3 के बीच में कुछ एक वैल्यू हो सकता है बोल के तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, एक गैस लगा सकते हो, यस और नो? यस सर यस सर। सो सिमिलरली मैं अगर 10 मीटर कर दिया तो तुम कितना बोलोगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच में? 4110। 4120, सॉरी 4, हाँ 4120 4120 मीटर है बोल के बताओगे। क्यों? Yes. बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस टिल 412। 1 में डाउटफुल है, 1 होगा 0 होगा 2 होगा पता नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये वाला वैल्यू तो बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते। सो तुम्हारा 3 में कंफर्म है, 1 में थोड़ा डाउटफुल है, इजंट इट? अगर मैं तुम्हें 1 मीटर वाला दे दिया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 4121 मीटर, राइट? Yes sir. सो यू हैव कॉन्फिडेंस टिल 4121। ये 3 में थोड़ा सा डाउटफुल है, आगे तो तुम सोच भी नहीं सकते क्या Yes, होगा, isn't it? 3 में तुम्हारा थोड़ा सा डाउटफुल होगा। कैसे तुम्हारा डाउटफुल होगा? मान लो मैं ऐसे करके मेजर कर रहा हूँ, मान लो इन दोनों के बीच में मैं मेजर कर रहा हूँ,
ऐसे करके मेरा 1000 मीटर हो गया, 2000 मीटर हो गया, 3000 मीटर हो गया, 4000 मीटर हो गया, 5000 मीटर मेरा मगर यहाँ तक होता है तो ये 500 मीटर होगा, ये 300 मीटर होगा, ये 200 के करीब होगा बोल के तुम लगा सकते हो गैस, Yes, sir. लेकिन आगे को नहीं लगा सकते, एक डिजिट तक तुम लगा सकते हो गैस, राइट। Yes, नेक्स्ट, मैं अगर तुम्हें 10 सेंटीमीटर वाला दे दिया देन d will be equals to 4121.3 तक मीटर तक तुम बता सकते हो, बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन ये डिजिट तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, आगे का तुम्हें Yes, पता ही नहीं है। सो सिमिलरली 1 सेंटीमीटर वाला अगर दे दिया तो फिर d you will be getting to be 4121.36 मीटर, इतना तुम मेजर कर पाओगे, आगे का तुम मेजर नहीं कर पाओगे। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जो भी मेजर कर रहा है उसका क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स तक देखो कॉन्फिडेंस है। जैसे ये मेजरमेंट में कहां तक कॉन्फिडेंस है, 4 और 1 में कॉन्फिडेंस है, फिर भी वो 2 बता सकता है, लेकिन 1 का वैल्यू वो बता नहीं सकता आगे क्या है। yes, sir. तो शायद वो 2 तक वो बता दे एक गैस लगा के, बट देन 1 का वैल्यू बता नहीं सकता। सो दैट मीन्स जो भी मेजर करेगा वो क्या करेगा, अपना सिग्निफिकेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस। जैसे इस केस में तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स कितना में कॉन्फिडेंस है, 4 तक कॉन्फिडेंस है, और ये 1 में तुम्हारा डाउटफुल है। सो नंबर ऑफ डिजिट यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस प्लस 1 डिजिट यू आर हैविंग, यू कैन अप्रोक्सीमेट जहां पे हो। सो देयरफॉर देखो इस केस में, इस मेजरमेंट में देखो तुम्हारा कितने डिजिट में कॉन्फिडेंस है, 4 में, 1 में और 2 में कॉन्फिडेंस है। सो 1 को तुम गैस कर सकते हो। सो इस केस में देखो सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ जाएगा। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, significant figure in a measurement is the number of digits you are having confidence plus 1 extra digit। वो एक मेजरमेंट में तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। तो हमारा पार्ट क्या है, हमारा पार्ट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का एक कुछ रूल्स रहता है और उसको पढ़ने का भी कुछ रूल्स रहता है। हमें क्या दिया जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर किसने मतलब कि कोई मेजरमेंट कर लिया है और वो मेजरमेंट का वैल्यू को लिख लिएगा, और हमें उस मेजरमेंट का वैल्यू से पता लगाना है कि कितना डिजिट तक कॉन्फिडेंस है और कितना डिजिट के बाद डाउटफुल है। मतलब कि हमें एक मेजरमेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वहीं से ही हमें निकालना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सो देयरफॉर Yes, पहले sir. हेडलाइन लिख लो, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें तुम्हारा हाइट पूछ लिया, तो फिर तुम क्या बोलोगे, 5 फीट 2 इंच, 2 इंच के बाद आगे और बोल पाओगे? नहीं सर। तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आगे का अगर तुम कुछ गैस लगा सकते हो तो फिर वो आएगा, लेकिन आगे और तुम गैस भी नहीं लगा सकते उसके आगे, राइट। सो देयरफॉर राइट डाउन व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट, significant figure in a measured value लिखो, significant figure in a measured value of a physical quantity gives us the number of digits in which we have confidence, the number of digits in which we have confidence plus 1 digit, plus 1 digit। कितना डिजिट तक हमारा कॉन्फिडेंस है प्लस एक एडिशनल डिजिट, सो दैट विल बी गिविंग अस द सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट लाइन पे, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, larger the number of significant figure, greater the accuracy, greater the accuracy। इस केस में तुम देख सकते हो, इस केस में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा,
4 में हमें कॉन्फिडेंस है, 1 को हम गेस कर सकते हैं, तो फिर इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हमारा मेजरमेंट में 2 हो जाएगा। Yes, इस केस में हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? देखो 4 और 1 में हमें कॉन्फिडेंस है, 2 में हमारा थोड़ा सा डाउटफुल है, तो फिर इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इस केस में 4 हो जाएगा, इस केस में 5 हो जाएगा, इस केस में 6 हो जाएगा, और इस केस में भी 6 रहेगा, क्योंकि 6 तो दिया हुआ है ना, आगे तो दिया भी नहीं है, yes, sir. राइट? सो देखो जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज्यादा हमारा एक्यूरेसी, Yes, तो वहां पे एक्यूरेसी, और जितना बड़ा एक्यूरेसी उतना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर भी रहता है। सो देयरफॉर वहां पे लिख लो एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। तो चलो हम लोगों के लिए टास्क क्या रहेगा? किसी ने मेजर करके लिख लिया है, हमारा टास्क ये है कि हम वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे? उसके लिए कुछ रूल्स है। सो चलो हम पहले रूल्स को पढ़ लेते हैं। सो देयरफॉर राइट इट डाउन, रूल्स फॉर काउंटिंग number of significant figure in the in a value. क्या क्या रूल्स रहता है? रूल नंबर 1 लिख लो, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. मतलब क्या है? 0 1 2 3 4, सो ये 0 को छोड़ के बाकी सारा का सारा, 0 को छोड़ के नहीं, सारा का सारा नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब क्या क्या रहेगा? नॉन जीरो डिजिट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। कहीं पे भी मेजर वैल्यू में अगर लिखा हुआ है, दैट मींस दे आर सिग्निफिकेंट। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिख लो, zeros between non-zero digits are significant. Zeros between non-zero digits are significant. So इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा का सारा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जीरो को छोड़, ये सारे के सारे। फिर जीरो बिटवीन, जैसे कि 203 लिखा गया, सो दैट मींस ये बीच वाला जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, राइट? 203 005, तो ये बाकी दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। पॉइंट नंबर 3 पे लिख लो, लीडिंग जीरोस और zeros placed, leading zeros or zeros placed to the left of the number are insignificant. Zeros placed to the left of the number are insignificant. For example, इस केस में मैं मान लो दे देता हूं 0 0 2 1 0 5। इस केस में देखो ये तो नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट होंगे, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो पाएंगे बिकॉज दे आर लीडिंग जीरोस। yes, sir. या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। राइट डाउन, ट्रेलिंग जीरोस or zeros placed to the right of the number, or zeros placed to the right of the number are significant if there is a decimal point. If there is a decimal point,
मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे 21.0 है, 21.0, तो फिर देखो ये ट्रेलिंग जीरो है या फिर एंडिंग जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, डेसिमल पॉइंट यूज हुआ है, तो फिर ये सिग्निफिकेंट होगा, it will be significant because there is a decimal point. Yes. Next, point number 5 पे लिख लो, without decimal point trailing zeros are insignificant. Without decimal point trailing zeros are insignificant. For example, मान लो यहाँ पे मैंने लिख लिया 215200. So in this case you see there are two trailing zeros, दो तो ending zero है, एक दो, लेकिन ये दोनों के दोनों insignificant हो जाएंगे, क्यों? Because decimal point नहीं है. Yes, sir. And last rule, sixth rule, right down. Exponential numbers are insignificant. Exponential numbers are insignificant. Full stop देके लिखो. Its coefficient or numerical portion. Its coefficient or numerical portion gives the number of significant figures. Gives the number of significant figures. For example, मान लो यहाँ पे दिया गया है 72 into 10 to the power 5, तो फिर ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल मतलब ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये इनसिग्निफिकेंट, तो फिर ये है कोएफिशिएंट, ये दे देगा सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द नंबर. यस, यही 6 रूल को लेके हम अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन. एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो यहाँ पे दिया गया है 970.0, तो फिर देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे दो तो ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो फिर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो दैट इज इम्प्लाइड इन इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4. अच्छा, मैं अगर यहाँ पे लिख लूं दैट 9700 लिख लूं, तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, देखो 9 और 7 ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, ट्रेलिंग जीरोस दो ठो है, क्या डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर दोनों के दोनों ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 2. यस, चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. कुछ कुछ मेजरमेंट हुआ, वहां का मैं वैल्यू लिख रहा हूं. मान लो यहाँ पे दिया गया है 01235 मीटर, तो फिर यहाँ पे बताओ कितना तो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 4 आएगा. 1 2 3 4 ये नहीं होगा, सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 4. गुड. सेकंड, मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 0205 मीटर, कितना हो जाएगा, 3. गुड. 1 2 3 ये नहीं होगा. अच्छा, तुम्हें ऑलमोस्ट आई थिंक पता है, Yes, sir. तो फिर मैं नंबर दे देता हूँ, तुम बताते चलो, मैं देना स्टार्ट कर देता हूँ. मान लो इस केस में 03090 है, Sir, 3. यस गुड, 3 होगा. ये लीडिंग और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा बिकॉज डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये दोनों नॉन जीरो है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा, ये बीच में है इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा. सो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 3.
मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, अब बताओ। सर सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5। करेक्ट, 5 होगा। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, डेसिमल है इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, एंड विल बी गेटिंग इट टू बी सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 5। वेरी गुड। अच्छा, इस केस में बताओ। सर 2। वेरी गुड, 2। ये दोनों ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे बिकॉज डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 2। गुड। इस केस में बताओ। सर 4। करेक्ट, 4। एक्सपोनेंशियल का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये तीनों नॉन जीरो है और ये बीच में है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, Yes, sir. इसका बताओ। सर 2। 2, वेरी गुड। ये तो नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों भी नहीं होगा, ट्रेलिंग जीरोस और डेसिमल नहीं है, इसी वजह से ये दोनों होगा, सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 2। अच्छा, थोड़ा नंबर बड़ा कर लेता हूं मैं। बताओ कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में। सर 8। 8 हो जाएगा क्योंकि इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, बाकी 8 का होगा, सो इसलिए 8 हो जाएगा। गुड। अगर मैं दे दूं इसका बताओ। सर ये होगा 4 8। 8 होगा रहेगी ये भी, यस सर। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, सो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, और ये भी नहीं होगा। करेक्ट, इस केस में भी 8 होगा। इसका बताओ। सर 8। हाँ, क्योंकि ये तीनों का नहीं रहेगा, बाकी 8 का रहेगा बिकॉज डेसिमल पॉइंट है, और इसका नहीं रहेगा, सो इसलिए इसका भी 8 हो जाएगा। करेक्ट। सो नाउ अभी हमें पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राइट? तो जो फिगर सिग्निफिकेंट नहीं रहता वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इनसिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई मेजरमेंट में लिखा गया है तो फिर उसका हम क्या करें, राइट? तो वो तो एक्स्ट्रा डिजिट हो गया ना, सो देयरफॉर वहां पे हम लोग यूज करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ सुने हो? मार्केट में गए, 105 रुपए हुआ तो क्या बोलते हैं, भैया इसको राउंड ऑफ करके 100 रुपए में दे दो, isn't it? Yes, That is called as round off। उसके पास वाला बड़ा डिजिट को लेके जाओ, that is called as round off। राउंड ऑफ का लॉजिक ये है कि पास वाला बड़ा डिजिट को लेके जाओ, बस डन, और कुछ नहीं। सो देयरफॉर राउंड ऑफ के लिए हम लोग ड्रॉप करते हैं डिजिट्स को, तो चलो उसका भी हम कुछ कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, राउंड ऑफ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो हेडलाइन, राउंडिंग ऑफ। तो किस तरह से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, मान लो कि 12.2568 है, इसको राउंड ऑफ कर दो, ये 8 को हमें हटाना है, तो इसका बगल वाला क्या होगा, 12.2570, इसका बगल वाला होगा। yes sir. तो फिर इसका प्रीवियस डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 12.257 लिख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ। हमने Yes, क्या किया, ये 8 को ड्रॉप कर दिए, राइट? सो Yes, चलो राउंड ऑफ का हम रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स फॉर ड्रॉपिंग, एक डिजिट को ड्रॉप करने का क्या क्या रूल्स हो सकता है, रूल्स ऑफ ड्रॉपिंग। Now write it down. First rule, if digit to be dropped, digit to be dropped
is less than 5, then the preceding digit left unchanged. Preceding digit left unchanged. इसी फॉर्मेट में सब चीजों को तुम लिख सकते हो। मतलब क्या है, जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उसका पहला वाला डिजिट, उससे पहले आने वाला डिजिट अगर जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उसका पहले आने वाले नंबर के साथ हम कुछ नहीं करते, इसको चुपचाप उड़ा देते हैं। दैट इज द पॉइंट। सेकंड, राइट डाउन, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is raised by 1, जो डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे वो अगर 5 से बड़ा है तो फिर उसका पहला वाला डिजिट को हम 1 ऐड कर देते हैं पहले वाले डिजिट के साथ। नंबर 3, रूल नंबर 3, if the digit to be dropped is 5, following by a digit greater than 0, then the preceding digit is raised by 1, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो यहाँ पे 25.25252 है और मुझे ये डिजिट तक ड्रॉप कर देना है, ये डिजिट तक। सो मुझे 5 को ड्रॉप करना है, तो वो किसको क्या फॉलो कर रहा है, उसको 2 फॉलो कर रहा है। मतलब ये देखो, ये 50 से बड़ा हो गया, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर 1 के साथ हम 2 के साथ हम +1 कर देंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 25.3, राइट। अच्छा, यहाँ पे 0 ना रह के, यहाँ पे 2 ना रह के बीच में मान लो एक 0 आ गया, तो इस केस में हम कैसा करेंगे? हाँ, इस केस में भी इट इज फाइन, इस केस में भी यहाँ पे हम ये 2 के साथ +1 कर देंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 25.3। क्यों? क्योंकि ये देखो 5 के बाद एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट तो फॉलो कर रहा है ना, मतलब वो 500 से बड़ा हो गया, मतलब ये 2 के साथ हम +1 ऐड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, तो पहला मैंने बताया अगर ये लेस देन 0 हुआ तो 5 से, दूसरा मैंने बताया अगर 5 से ग्रेटर देन 0 हुआ तो, तीसरा मैंने बताया अगर 5 हुआ तो फॉलोइंग बाय नॉन जीरो डिजिट। नेक्स्ट, फोर्थ वन, राइट डाउन, if the digit to be dropped is 5, following by zeros or nothing, या तो 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, then preceding digit is left unchanged if it is even, and raised by 1 if it is odd, मतलब क्या है? जैसे इस केस में
इस केस में मान लो मैंने इसको 0 को हटा दिया, 0 को हटा दिया मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ये 5 को मुझे ड्रॉप करना है, तो फॉलो क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, मतलब कोई भी मतलब ग्रेटर डिजिट नहीं है, राइट, नॉन जीरो डिजिट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, उसका प्रीसीडिंग डिजिट को देखो, प्रीसीडिंग डिजिट 2 है, 2 है मतलब इवन है, इवन है तो फिर इसको रहने दो, इसका वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 25.2। अच्छा यहाँ पे 2 ना लेके अगर 3 रहता तो देन इट वुड हैव 25.3 के साथ हम फिर से 1 ऐड कर देते और इसका वैल्यू हो जाता है 25.4 हो जाता। So this would have equals to 25.4. Yes, this is the meaning. क्या चारों रूल समझ में आया या फिर कोई एक रूल को रिपीट करूं मैं? नो सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो फिर। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 3.3537, इस केस में डेसिमल के बाद 4.4 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट करके बताओ कि कितना होगा। 3.354। 354 गुड, क्योंकि यहाँ पे 7 है, 7 को ड्रॉप करेंगे तो उसका पहला वाला नंबर पे हम 1 ऐड कर देंगे तो फिर वो 4 हो जाएगा। गुड। अच्छा डेसिमल के बाद 2 डिजिट करो। सर 3.35। करेक्ट 3.35, बिकॉज हमें 2 डिजिट करना है तो यहाँ तक का हमें ड्रॉप करना है, सो 3 को ड्रॉप करना है व्हिच इज लेस देन 5, तो फिर इसको चुपचाप डिलीट कर दो, 3.35 रहा, एक डिजिट रखो डेसिमल पॉइंट के बाद। सर कितना डिजिट? एक डिजिट, एक डिजिट। 3.4। यस 3.4, बिकॉज यहाँ पे 5 है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स है तो फिर उसमें 3 में हम क्या करेंगे प्लस 1 ऐड कर देंगे एंड इट विल बी 3.4। करेक्ट, वेरी गुड, इट विल बी 3.4। नेक्स्ट मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूं 5.2054, डेसिमल के बाद 3 डिजिट करो। सर 205 5.205। 5.205 बिकॉज दिस, इस नंबर को हमें ड्रॉप करना है 3 डिजिट रख के, सो 4 को ड्रॉप करेंगे तो पहले नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा। 2 डिजिट करो डेसिमल पॉइंट के बाद। सर 5.21। 5.21 बिकॉज हमें ये 2 को रखना है, इनको उड़ाना है, मतलब 5 को उड़ाना है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है तो फिर उसका पहले वाले नंबर के साथ 1 ऐड कर दो, सो 5.21। करेक्ट, एक डिजिट करके बताओ। 5.2। करेक्ट, इट विल बी 5.2। मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ 56.56501, 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद। सर 56.5650। 56.5650, यस 1 है तो फिर इसको आराम से हम उड़ा सकते हैं बिकॉज इट इज लेस देन 5। ओके 3 डिजिट करो। फिर 565 56.565। 565, हाँ बिकॉज ये 0 है लेस देन 5 तो उड़ा दो उसको। ओके 2 डिजिट करो। 56.56। नहीं गलत, क्योंकि देखो ये 5 को हमें उड़ाना है, इसके बाद देखो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यस सर 7 होगा। नॉन जीरो डिजिट है तो फिर हम क्या करेंगे, ये 5 को जब उड़ा रहे हैं उसके पहले वाले नंबर के साथ 1 ऐड कर देंगे, सो 56.57। यस यस सर। डेसिमल के बाद एक डिजिट करो। 56.6। यस गुड, सो दैट इज टू 56.6 हो जाएगा बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। करेक्ट। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन इसका, मान लो मैं तुम्हें दे रहा हूँ 21.86500, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। सर 21.8650। 8650, करेक्ट, 0 को उड़ा दो,
3 डिजिट 21.865. 21.865 करेक्ट। 2 डिजिट 21.86. Sorry, 21 अगर इवन है तो 86 रहने दो, होगा. अगर ऑड है तो फिर उसके साथ 1 ऐड करते हैं, Yes. राइट? तो ये हो जाएगा 86 रहेगा, बिकॉज ये प्रीवियस नंबर प्रीवियस डिजिट इवन है ना। ओके, एक डिजिट करो डेसिमल पॉइंट के बाद। 21.9. 21.9 करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, राइट? चलो, सो जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, हर एक मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो फिर अगर हम एक एरिया मेजर कर रहे हैं तो एक लेंथ का भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा और ब्रेड्थ का भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो फिर एरिया का एक दूसरा एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या फिर मान लो मैं 2 लेंथ मेजर कर रहा हूँ, एक के केस में मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूँ, ये मेरा आ रहा है 21 मीटर आ रहा है, और दूसरा वाला मेरा आ रहा है, सॉरी, पहला वाला लेंथ जब मैं मेजर कर लिया तो L1 एक लेंथ आया 21.6 सेंटीमीटर, और मैंने एक दूसरा वायर का मेजरमेंट किया, दैट इज L2 इज इक्वल टू मान लो 22.38 आया, सपोज दिस मच सेंटीमीटर। अभी इन दोनों को हम अगर सम करेंगे तो कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद तो हमें नहीं पता ना, 6 के बाद अगर 2 है या फिर 2 से बड़ा है तो फिर ये दोनों मिलके एक 1 बोरो, एक 1 कैरी करेंगे ना, और वो 1 इनके साथ ऐड होगा। और यहाँ पे अगर 2 से अगर छोटा है, मान लो 0 या फिर 1 है, तो फिर कैरी आगे कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक आएगा, ये 6 और ये 3 तक कॉन्फिडेंस आएगा, उनको ऐड करने तक कॉन्फिडेंस आएगा। ये 8 का ऐड करने का कॉन्फिडेंस के साथ हमारा नहीं हो पाएगा। So that is why significant figure में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी हम significant figure properly calculate करना बहुत जरूरी है। So therefore write down significant figure in calculation. Significant figure in calculation. Calculations में significant figure कितना कितना होगा? Okay. So पहला addition and subtraction. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सो राइट डाउन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, in addition and subtraction, result should have same number of significant figure. Result should have same number of significant figure after decimal point as that of number having least number of significant figure after decimal place. For example, so इसमें क्या बोल रहा है, मान लो हम 2, 3, 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं, सो हमारा रिजल्ट में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये कहता है कि हमारा रिजल्ट के डेसिमल प्लेस के बाद उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिसमें कि हम जो नंबर को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, जिस केस में डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आई एम एडिंग हियर, सपोज यहाँ पे एक नंबर है 33.3 प्लस मान लो 3.11 प्लस 0. मान लो 313, इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं। पहले में कितना टू सिग्निफिकेंट फिगर है
पहले में 3 है, दूसरे में कितना है, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में कितना है, तीसरे में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तीनों में 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारा प्रोडक्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, सॉरी रिजल्ट में। सो चलो हम इन चीजों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से कितना होगा, देखो ऐसे करके ये हो गया 3, ये हो गया 3, देन ये 1 1 हो गया, ये हो गया 2, देन ये 3 1 3, ये हो गया 7 पॉइंट, ये कितना हो गया 3 3, ये हो गया 6, उसके बाद 3, कितना आया कैलकुलेट करने से। निशिका एम आई कनेक्टेड? Yes, sir. ओके तो अभी रिजल्ट में हमें थोड़ा सा चेंज लाना होगा। रिजल्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो ये 3 नंबर है, ये तीनों नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 33.3 के पास, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है। Yes, sir. इसके पास 1 है तो फिर हमारे पास रिजल्ट में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ये एक ही रहेगा, ये एक ही रहेगा। तो बाकी दोनों का हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ, ड्रॉप करो ये 23 को 23 को ड्रॉप करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 36.7. 36.7। सो दिस विल बी देयर सम, इन तीनों का सम का वैल्यू इतना ही होगा, राइट। सो सिमिलरली मैं अगर एक सब्ट्रैक्शन करूं, मान लो यहाँ पे मैं दे रहा हूं 62.831 माइनस 24.28, मान लो 1 2 दे रहा हूं। चलो सब्ट्रैक्ट करके बताओ कि कितना होगा इसका वैल्यू। 0.8 9 4 5 क्या इतना आ रहा है क्या? Yes, sir. यस ओके। तो फिर अभी देखो रिजल्ट में हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए, इस केस में 3 है, इस केस में 4 है, तो 3 वाला लागू होगा यहाँ पे। सो हम ये 3 को रख पाएंगे, तो फिर इसका क्या होगा, Round up. ड्रॉप कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे। सो राउंड ऑफ करने के बाद कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इतना हो जाएगा। यस और Yes. तो दिस विल बी द वैल्यू, राइट। सो ये किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट लिख लो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। So write it down. In case of multiplication and division, result will have same number of significant figure, as that of number having least significant figure. मतलब क्या है, रिजल्ट में उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितना कि हमारा जो भी नंबर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं यहाँ पे एक नंबर बताऊं, कोई एक नंबर बताओ डेसिमल वाला। Sir, 31.4. 31.4 इनटू कोई एक दूसरा नंबर बताओ। Sir, 11.1. 11.123 मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, कैलकुलेटर कहाँ गया, 31.4 इंटू 11 पॉइंट कितना था 1 2 3. कितना आ रहा है 349.2622,
349.2622 इतना आया. Yes. So according to the rule, the product will have that many number of significant figure as the जिन जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से जिसके पास लीस्ट है. इसके पास लीस्ट है बिकॉज इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 5 है. तो फिर हमारा प्रोडक्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए. तो ये 3 रहना चाहिए, बाकी सबको हमें ड्रॉप करना होगा. बाकी सबको ड्रॉप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 349. अरे पॉइंट और कहाँ आएगा. हाँ सर. 349 ही हो जाएगा. Okay. चलो एक और डिवीजन वाला हम बात करते हैं. डिवीजन वाला बताओ कितना बाय कितना करें हम. सर 44.23 डिवाइडेड बाय 5.06. 5.06. सो इसका वैल्यू 44.23 डिवाइडेड बाय 5.06 कितना था ना. अरे बाप रे इतना लंबा आ रहा है. 8.7411 कुछ तो है. 8.7401 और समथिंग करके तो है. लेकिन हमारा प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहना चाहिए. इस केस में देखो 4 है, इस केस में देखो 3 है. तो प्रोडक्ट में हमारा 3 रहेगा तो यहाँ तक जाएगा, बाकी सबको हम ड्रॉप आउट करेंगे. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 8.74. दिस विल बी द आंसर. So this is what is significant figure. Yes, sir. Right? Yes. Next one, it is called order of magnitude. Write down. Order of magnitude. लिख लो. In scientific notations, numbers are expressed as any number n is equal to a into 10 to the power b. इसी फॉर्मेट में वो रिप्रेजेंट किया जाता है. where a it is greater than or equals to 1 but it is less than 10. Then b will be called order of magnitude. कोई भी नंबर को हम 1 point something into 10 to the power something करेंगे. So 10 to the power जो something वो पावर जो आएगा that will be called as order of magnitude. For example, यहाँ पे मान लो एक नंबर बताओ, कोई भी एक नंबर बताओ. सर कैसा मतलब डेसिमल वाला. हाँ डेसिमल वाला. सर 100.40. 100.40. This can be expressed as 1.0040 into 10 to the power 2. तो फिर देखो ये वाला नंबर 1 और 10 के बीच में है कि नहीं. 1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है कि नहीं, और 10 से छोटा है कि नहीं. यस. देन ये जो पावर बच्चे बना दिस विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. तो सिमिलरली मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूं कि बताओ कि 5292.032 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा. सर ये 5.290032 into 10 to the power 3. So यहाँ पे 3 जो हो जाएगा ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. So order of magnitude is equal to 3. इस केस में order of magnitude is equal to 2. Okay. अच्छा ये हाँ ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा. So this is what is order of magnitude. So यहाँ तक क्लियर. सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट चलो हम चलते हैं एरर इन मैग्नीट्यूड, सॉरी एरर इन मेजरमेंट.
कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मिस्टेक हमारा रहता ही है। एरर इन मेजरमेंट, MNT में लिख रहा हूँ शॉर्ट हैंड में। नाउ व्हाट इज एरर? एरर का मतलब क्या होता है? क्या बता सकते हो? कोई अगर तुम पूछे एरर का मतलब क्या होता है? सर अगर किसी मतलब हाँ हाँ हाँ, अगर कुछ वैल्यू निकला है और उसको कैसे मतलब अच्छा एरर कहाँ पे आता है? मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। सपोज मैं यस तुम्हारा हाइट मेजर कर रहा हूँ, तुम्हारा हाइट मान लो कि कितना है, 160 सेंटीमीटर है, यस सर और मैंने जब मेजर किया 158 सेंटीमीटर आया। मतलब क्या है, मेरा मेजर्ड वैल्यू तुम्हारा एक्चुअल हाइट वैल्यू के साथ सेम नहीं है। सो इस केस में जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड एज एरर। यस, सो देयरफॉर राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन actual value of a physical quantity, the difference between the actual value of a physical quantity and its measured value is called error, so इस केस में एरर का मैं अगर लिखने को जाऊं तो फिर एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी माइनस द मेजर्ड वैल्यू, इसीलिए तुम लोगों के लैब में करते होंगे ना, दैट एरर इज इक्वल टू टीवी माइनस एमवी, है ना? वर्नियर कैलिपर में तुम लोग करते होगे, स्क्रू गेज में तुम लोग करते होगे, एरर इज इक्वल टू टीवी माइनस एमवी। ये क्या होता है टीवी? टीवी इज ट्रू वैल्यू, एमवी इज मेजर्ड वैल्यू। यस, सो चलो एरर की अगर हम बात करेंगे, टाइप्स लिख लो, टाइप्स ऑफ एरर। So basically errors are of two types, लिख लो, errors are of two types. First, systematic error. So write down what is systematic error. The error whose sources are known to us, the error whose sources are known to us are called systematic error, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देने को जाऊं, छिछोरे मूवी देखे हो तो? यस सर हाँ, सो इन दैट उसमें देखना जब वो लोग क्रिकेट का प्रैक्टिस करने को जाते हैं तो बॉलर जो फेंकता है वो कहाँ फेंकता है? टेढ़ा फेंकता है ना। यस सर सो टारगेट रखता है स्टंप को, लेकिन जब फेंकता है उसका टेढ़ा जाता है, हमेशा ही टेढ़ा जाता है। यस सर रीजन क्या है? क्योंकि वो टेढ़ा देखता है। इसलिए वहां पे आता है ना, भाई देख के खेलना, देखता कहीं है और फेंकता कहीं और है। सो इस केस में जो है हमें पॉसिबल कॉज पता चल गया क्योंकि वो टेढ़ा देखता है। सो वंस यू नो द रीजन that why this error is coming, that is called as systematic error. यस सर जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें एक स्केल दिया मेजर करने के लिए और एक लेंथ मेजर करने के लिए बोला, लेकिन उस स्केल में जो जो भी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो 2 से स्टार्ट होता है। मतलब पहला 2 सेंटीमीटर तक मैंने तोड़ दिया है उसको, तो फिर जो भी तुम मेजर करोगे वो तो गलत आएगा ना। अगर वो 10 सेंटीमीटर दिखा है तो क्या वो एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर है क्या?
बिकॉज 2 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी तोड़ दिया है, सो एक्चुअल लेंथ उसका 8 सेंटीमीटर है। यस सर। तो ये एरर जो है वो एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने तोड़ दिया है ना, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, यस so the cause is known, so therefore this type of error is called as systematic error। वहां पे एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल जीरो एरर। जीरो एरर मतलब क्या है? हम जीरो लाइन को किसी के साथ मैच नहीं कर पा रहे, इनिशियल पॉइंट के साथ मैच नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड एज जीरो एरर। ओके, नेक्स्ट लिख लो, systematic error has a constant value for all measurement। Systematic error has a constant value for all measurement। Therefore it can be fixed। Therefore it can be fixed। कैसे तुम फिक्स करोगे? एक बार मेजर करके देख लो, जो भी तुम्हारा एरर है, एरर का वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर, और अगर वो घटा हुआ है तो फिर ऐड कर दो। सो देयरफॉर इट कैन बी फिक्स्ड। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज रैंडम एरर। Random error। So therefore write it down। These are the errors, these are the errors whose actual source is not known, whose actual source is not known। हाँ, पॉसिबल सोर्सेस को तुम जान सकते हो शायद, बट एक्चुअली क्यों हो रहा है ये तुम नहीं जान सकते, ये तुम निकाल नहीं सकते। तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है, एयर फ्लो की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर्सन का गलती की वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, सो ये सब कुछ नहीं पता चल सकता। क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल सकता। हम बोल सकते हैं हाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया इसलिए मेजरमेंट में थोड़ा गलती आ गया, हाँ ऐसा बोल सकते हो, बट देयर इज ए पॉसिबल कॉज, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख लो, फॉर एग्जांपल error due to rise in temperature, change in humidity, air flow, etc। error due to change in temperature, humidity, etc। रैंडम एरर में क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू कभी ट्रू वैल्यू से बड़ा हो जाता है तो कभी ट्रू वैल्यू से छोटा हो जाता है। हमारा जो मेजर्ड वैल्यू, हम जो मेजर करते हैं उसका वैल्यू कभी ट्रू वैल्यू से बड़ा हो जाता है तो कभी ट्रू वैल्यू से छोटा हो जाता है। तो फिर रैंडम एरर कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? whenever the measured value is greater than true value, then the error will be positive, sorry negative। मेजर्ड वैल्यू अगर बड़ा हो गया ट्रू वैल्यू से, तो छोटा से बड़ा तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, सो एरर विल बी नेगेटिव। और अगर मेजर्ड वैल्यू छोटा हो गया ट्रू वैल्यू से, देन द एरर विल बी पॉजिटिव एरर, राइट। सो यहाँ पे लिख लो, रैंडम एरर्स हैव रैंडम वैल्यूज, हैज रैंडम वैल्यूज। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये तो रैंडम है, कांस्टेंट नहीं है कि तुम ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इसीलिए क्या किया जाता है, रैंडम एरर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत सारा मेजरमेंट दिया जाता है। 50-100 मेजरमेंट देंगे, 50-100 मेजरमेंट में कहीं कहीं पे एरर पॉजिटिव हुए होंगे और कहीं कहीं पे एरर नेगेटिव भी होंगे। तो ओवर 50 तो पॉजिटिव होगा और 50 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इन सबको जब तुम ऐड करके एवरेज कर दोगे, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, 100 ऑब्जर्वेशन अगर है, तो फिर एरर घट जाता है, जीरो हो जाता है। सो दैट इज व्हाई देखना, जो भी तुम्हारा मेजरमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिया जाता है। व्हाई? टू रिड्यूस द रैंडम एरर। इज द पॉइंट इज क्लियर? यस सर। यस, दैट इज द पॉइंट। अभी एरर आ गया मान लो,
फिर हम एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ टू रिप्रेजेंट द एरर, दैट इज द क्वेश्चन। सो देयरफॉर लिख लो एरर रिप्रेजेंटेशन टाइप्स। एरर रिप्रेजेंटेशन टाइप्स। So let's check it out कि हम कैसे errors को represent कर सकते हैं। So write down, let us say n measurements are taken as A1, A2, A3, A4 ... AN। ये हो गया हमारा n measurements, राइट? तो फिर हम इसका ट्रू वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इसमें क्या होगा, बहुत सारे रैंडम एरर हो सकते हैं, राइट? रैंडम एरर हटाने का तरीका मैंने बताया था अभी अभी, सबको ऐड कर दो और उनका एवरेज वैल्यू निकाल, तो वहीं से रैंडम एरर सारा का सारा हट जाएगा और एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगा। सो दैट इज इम्प्लाइड इन लिख लो ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, that will be equal to, सबको सम कर दो, A1 plus A2 plus A3 plus ... plus AN divided by कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, so divided by n कर दो। So this will give you the actual value of the physical quantity, and this is also called as mean value। so इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, AM से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, A मीन, दैट विल बी इक्वल टू ये वाला वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट? ये वाला वैल्यू A1 प्लस A2 ये आ जाएगा। सो दिस इज द मीन वैल्यू, A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सबका एवरेज वैल्यू निकाल लो, डन। यस यस सर। once you are getting the mean value, then तो हर एक मेजरमेंट में हमें ट्रू वैल्यू पता चल गया, हर एक मेजरमेंट में कुछ कुछ एरर हुआ होगा ना, that is called as absolute error। so देखो टाइप 1 में लिख लो एरर टाइप्स जो रहता है, that is absolute error। so write down what is absolute error, the difference between true value and measured value for each measurement, the difference between true value TV and measured value MB for each measurement are called absolute errors, मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है A मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या आ गया पहली बार A1, तो फिर ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर फॉर फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा A1। सो सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर फॉर सेकंड मेजरमेंट क्या हो जाएगा, द मीन वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। सो सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर फॉर थर्ड मेजरमेंट क्या हो जाएगा, AM माइनस A3। सो सिमिलरली इसी तरह से अगर लेते जाएंगे देन डेल्टा AN क्या हो जाएगा बताओ, AM minus AN, this is called as absolute error। is the point is clear? यस सर। ओके अभी देखो ये जितना भी हमने मेजरमेंट किए इनमें से कुछ वैल्यू बड़े होंगे कुछ वैल्यू छोटे होंगे मीन वैल्यू से, सो जिस भी केस में ये बड़ा हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव एरर, यस और जिस भी केस में ये छोटा हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव एरर। सो देयरफॉर इनमें से कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, इनमें से एब्सोल्यूट एरर में से कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। तो ओवरऑल बहुत सारा मेजरमेंट अगर लोगे तो इन सबको अगर सम कर दोगे तो फिर 0 आ जाएगा। सो दैट मींस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, इन सबको अगर सम कर दोगे देन दिस विल बी इक्वल टू 0। सबका वैल्यू को अगर सम कर दोगे
right? Yes, sir. Next type of error, that is called as mean absolute error. Mean absolute error. So what is mean absolute error? Write it down. तो क्या कर रहे हैं हम, अगर इन सब को ऐड करेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन इन सब का अगर मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, so then what we'll be getting is called as mean absolute error. So mean value of absolute error. So that means यहाँ पे इसका मतलब क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 इसका मैग्नीट्यूड को ले लिया, प्लस डेल्टा A2 इसका भी मैंने मैग्नीट्यूड को ले लिया, प्लस डेल्टा A3 इसका भी मैंने मैग्नीट्यूड को ले लिया। तो सबका अगर मैग्नीट्यूड को लूंगा और उनको अगर मैं सम कर दूंगा तो तभी थोड़ी ना ये जीरो होगा, तभी ये जीरो नहीं होगा। डिवाइडेड बाय n कर दो, दिस विल गिव द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा A. This is called as mean absolute error. So therefore here you can write down any measured value can be represented as any मत लिखो वहां पे, measured value can be represented as any मत लिखो, measured value can be represented as कोई भी measured value A will be equals to the mean value plus minus mean absolute error. इसी फॉर्मेट में इसीलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है, mean value plus minus mean absolute error. Thereafter, third type of error is called as relative error. Relative error. So write down what is relative error. Ratio of mean absolute error to mean value is called relative error. Ratio of mean absolute error to mean value is called relative error. इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जा सकता है। सो देयरफॉर रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर, नींद आ रही है? No, sir. That will be equals to mean absolute error, mean absolute error divided by the mean value. So what is mean absolute error? Mean absolute error is nothing but delta A divided by mean value is nothing but A mean. Therefore, this is equals to delta A divided by A mean. And last representation is percentage error. Percentage error. So write down relative error expressed in percentage. Relative error expressed in percentage is called percentage error. Relative error expressed in percentage is called percentage error. So percentage error क्या हो जाएगा? This will be equals to delta A divided by A mean. This is relative error. Percentage में हम represent करेंगे, मतलब into 100 कर देंगे. So ये हो जाएगा, हमें percentage error देगा. मतलब ये क्या है? This is relative error into 100. So this will be the percentage error. इसका एक दो प्रॉब्लम हम अगले क्लास में करेंगे. Is that clear? Yes, sir. तो कॉपी कर लिए सारा का सारा? Yes, sir. तो आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे. So